ओके, सो आज हम अपने जो इंग्लिश इंडियन राइटिंग जो है उसमें जो अगले पोइट की बात करने जा रहे हैं, दैट इज़ कमला दास. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ कन्फेशनल पोएट कमला दास. कमला दास वो लेडी है जो आज के समय में उनके लिखे हुए साहित्य को पढ़ाना, उनके लिखे हुए लिटरेचर को पढ़ाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है टीचर्स के लिए. ठीक है. इतना ओपनली इन्होंने लिखा है. कन्फेशनल पोएट वर्ड इनके लिए याद रखना, क्योंकि इन्हीं के लिए आता है खासकर. ठीक है. तो उनके बारे में हम बातचीत करते हैं कि कमला दास पोएट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, नॉवलिस्ट, ऑटोबायोग्राफर, ऑल्सो रोट अंडर द पेन नेम माधवी कुट्टी. ठीक है. और ये मलयालम का नाम था. माधवी कुट्टी इनका नाम था. एक वो भी आपको याद रखना है, वो इनका पेन नेम था. पेन नेम वो होता है राइटर का जिस नाम से वो अपना लिटरेचर लिखता है, उसको हम पेन नेम कहते हैं. ठीक है. और इन्होंने किस में लिखे थे? मलयालम में. ठीक है. मलयालम में ज़्यादातर इन्होंने चीज़ें लिखी हैं. नॉन फॉर हर बोल्ड. बोल्ड का मतलब कैसा? बिल्कुल ओपन, साहसिक. कन्फेशनल. कन्फेशनल का मतलब क्या? स्वीकार्यता से करने वाली, स्वीकार करती है चीज़ों को. ठीक है. उसके बाद पोएट्री एंड प्रोज दैट चैलेंज द सोसाइटल नॉर्म्स. सामाजिक जो मानदंड है उनको उन्होंने चैलेंज किया. एक्चुअली इनकी पोएट्री में ज़्यादातर सेक्सुअलिटी की बात ज़्यादा है. ठीक है. सबसे ज़्यादा दूसरी भी थीम्स पे बात की गई है, लेकिन सेक्सुअलिटी की थीम पे ज़्यादा बात की गई है. आज के समय में भी हम औरतों को जज कर लेते हैं डायरेक्टली. ठीक है. फीमेल सेक्सुअलिटी को इंडिया में इतनी तवज्जो नहीं दी जाती है. आज भी उन्हें जज कर लिया जाता है. लेकिन इतने साल पहले देखो, 1934 टू 2009 तक ये जिए थे. और उस समय में न सिर्फ बोलना, पूरा लिखना उसके बारे में. ठीक है. तो बहुत एक डेयरिंग वाला काम था. इन्हें भी साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है. ठीक है. लिखना मतलब एक आर्टिस्टिक, सेक्सुअली बात करना दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. आर्टिस्टिकली टॉक अबाउट सेक्स, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट अबाउट कमला दास. ठीक है. टीचर्स को बेचारों को ऐसा लग जाता था अब कमला दास आगे पढ़ाना कैसे रहा. इस टाइप का इतना ओपनली इन्होंने लिखा है. ठीक है. देखिए, पहला इनका जो वर्क है, उनके वर्क्स की बात करते हैं. तो फर्स्ट वन इज समर इन कैलकाटा. समर इन कैलकाटा. तो ये क्या है? एक कलेक्शन है. किसका? पोएम्स का. इंग्लिश में है सारी पोएम्स. किस में? इंग्लिश में. विच इमीडिएटली एस्टैब्लिश्ड हर डिस्टिंक्टिव कन्फेशनल वॉइस. उन्होंने स्वीकार्यता वाली आवाज़ को आगे लाया गया उनके द्वारा. ठीक है. द पोएम्स आर मार्क्ड बाय देयर फ्रैंकनेस. फ्रैंकनेस मतलब फ्रैंकली काफ़ी कुछ लिखा हुआ, क्लियरली लिखा हुआ है अबाउट फीमेल डिज़ायर. फीमेल डिज़ायर ऑफ लव, सेक्सुअलिटी एंड लोनलीनेस, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम कन्वेंशनल पोएटिक सेंसिबिलिटीज़ एंड एड्रेसिंग टैबू. टैबू का मतलब वो टॉपिक्स जो सामान्यतः समाज के अंदर बोले नहीं जाते, लिखे नहीं जाते, थोड़े अलग होते हैं, वर्जित होते हैं. सब्जेक्ट्स विथ रॉ ऑनेस्टी, बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ. एंड इमोशनल इंटेंसिटी, इसके अंदर इमोशनल इंटेंसिटी के साथ में इन सारी चीज़ों के बारे में बात की. द डिज़ायर्स ऑफ लव फ्रॉम अ वुमन, द डिज़ायर्स ऑफ सेक्स फ्रॉम अ वुमन. इन सारी चीज़ों के बारे में बहुत ओपनली इन्होंने लिखा है अपने अपने लिटरेचर में. ठीक है. तो इसलिए काफ़ी बोल्डली लिखा है. तो समर इन कैलकाटा जो है वो एक पोइट्री का कलेक्शन है. ठीक है. नेक्स्ट जो इनका कलेक्शन है वो किस बारे में है? द डिसेंडेंट्स. द डिसेंडेंट्स. तो दिस कलेक्शन फर्दर डेवलप्स हर इंटेंस एंड इंट्रोस्पेक्टिव थीम्स ऑफ अनफुलफिल्ड लव. एक्चुअली उनकी लव लाइफ जो थी, उनके हस्बैंड के साथ जो लव लाइफ थी उनकी, वो अच्छी नहीं थी. ठीक है. तो उनकी डिज़ायर्स जो है वो अनफुलफिल्ड थी, इच्छाएं जो थी वो अधूरी थी. सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन. सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, सेक्स इज द नीड ऑफ बॉडी, so that's why she got frustrated. The complexities of human relationships,
कि जो मानव संबंध की जो समस्या हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में, एंड द एग्जिस्टेंशियल क्वेस्ट, अस्तित्व से रिलेटेड उनकी जो क्वेस्ट है, खोज है कि हम आखिर हैं क्यों इस ज़िंदगी में, क्यों हैं हम, आखिर हमारा क्या काम है इसमें, तो उससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं। फॉर आइडेंटिटी, कि हमारी पहचान क्या है, खासकर विमेन की क्या पहचान है। ठीक है, अभी आप फिल्मों में देखते हो तो फिल्मों में, भारतीय फिल्मों में खासकर विमेन का जो रोल है वो देख लीजिए। जस्ट लुक एट द रोल ऑफ विमेन इन द इंडियन फिल्म्स। क्या काम होता है, काफ़ी सेकेंडरी है, उनका कोई खास विशेष योगदान उसमें नहीं है। उनको एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है, उनको एक आइटम सॉन्ग की तरह बीच में उनको ले लिया जाता है। ठीक है, तो कोई खास उनका रोल नहीं होता है इसमें। ठीक है, और पुरानी फिल्मों में औरतों की फ्रेजिलिटी इतनी ज़्यादा बताई जाती थी कि हीरो सब सारी लड़ाई जीत रहा होता, उतने में उसकी माँ कहीं से टपक पड़ती और वो जो विलेन होते उसको किडनैप कर लेते, माँ को या उसकी बहन को किडनैप कर लेते कि हाँ इन सबको छोड़ दे वरना इसको मार डालूंगा। मतलब वहाँ पे भी उसकी कमज़ोरी दिखाई है एक प्रकार से। ठीक है ना, तो उस समय में इतना बोल्डली इन्होंने लिखा है। हर पोइट्री इज ऑफन डायरेक्ट, इंटीमेट एंड क्वेश्चनिंग ऑफ सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस। उनकी पोइट्री में कोई लाग लपेट नहीं है, डायरेक्टली उन्होंने लिखा है, इंटीमेट मतलब अंतरंग चीज़ों की बातें की हैं, और क्वेश्चनिंग सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, जो सामाजिक जो अपेक्षाएं होती हैं औरतों से उसके बारे में सवाल उठाए हैं उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट जो इनका कलेक्शन है दैट इज द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स। तीन ये सारे कलेक्शंस है, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, कंसिडर्ड वन ऑफ हर मोस्ट सिग्निफिकेंट कलेक्शंस, कंसोलिडेटिंग मतलब समेकित करना। ठीक है, हर यूनिक थीम्स एंड कन्फेशनल स्टाइल, कि उन्होंने क्या बताया इसमें, एक तो सारी जो चीज़ें अभी तक उन्होंने की थी उसका एक प्रकार से निचोड़ है इस कलेक्शन में। ठीक है, द ओल्ड प्ले हाउस उसमें, और उनकी जो जो यूनिक थीम थी उसमें लिखा है इन्होंने, द पोएम डेल्व डीपर इनटू द डिसइल्यूजनमेंट विद पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर्स। जो पितृसत्तात्मक जो स्ट्रक्चर है, ढांचा है, उससे उनका मोह भंग हो चुका है। द सर्च फॉर ट्रू लव, सच्चे प्यार की तलाश में, और द कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन फीमेल डिजायर, कि स्त्री की इच्छाएं जो हैं, ठीक है, उसके ऊपर पुरुष समाज का क्या है, एक प्रकार से नियंत्रण है। आपने देखा होगा कई जगहों पे स्त्रियों को खुल के हंसने भी नहीं दिया जाता है। ठीक है, लड़कियां जब जोर जोर से हंसती हैं तो घर वाले कहते हैं कि ऐसे क्या हंस रही है, बिल्कुल नहीं हो। ठीक है, उनके हंसने पर भी इतनी पाबंदी कई बार लग जाती है। तो एक प्रकार से फीमेल डिज़ायर्स हैं, दूसरी जो, चाहे वो सेक्सुअल हों, चाहे वो दूसरी किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, चाहे वो उनके कपड़ों से रिलेटेड हो या जो भी हो, उसके ऊपर जो पैट्रियार्कल सोसाइटी है उसकी लगाम होती है। हम यहाँ पे ये बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं कि वो अच्छा है बुरा है, वो एक अलग विषय है। अभी हम उन्होंने जो लिखा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। एंड द इंटरप्ले, पारस्परिक क्रिया बिटवीन बॉडी एंड सोल, शरीर और आत्मा के बीच की जो अंतर क्रिया है, क्या है शरीर आत्मा, क्या है शरीर और आत्मा जो है, दोनों अलग चीज़ें हैं, हम मानते हैं ऐसा। शरीर के अंदर आत्मा है, तुम जो ओरिजिनल तुम हो वो किस में हो, शरीर के अंदर हो। और हमारा मन क्या है, शरीर आत्मा और मन, ये तीन फैक्टर्स हैं, ये तीन चीज़ें हैं। शरीर और आत्मा को जो जोड़ने का काम करता है वो हमारा मन करता है, वो दैट इज अ ब्रिज, वो एक सेतु है जो शरीर और आत्मा को जोड़ने का काम करता है। वो क्या है, वो हमारा मन है। हाँ, तो द टाइट्युलर पोएम एक्सप्लोर्स द स्टिफलिंग नेचर ऑफ कन्वेंशनल मैरिज। ठीक है, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स वाला जो टाइट्युलर पोएम मतलब जो टाइटल है इसका, उसकी जैसे एक पोएम है, यही द ओल्ड प्ले हाउस। ठीक है, वो एक पोएम है। वो क्या करती है कि किसके बारे में बताती है, एक स्टिफलिंग नेचर ऑफ कन्वेंशनल मैरिज, जो पारंपरिक विवाह होता है। पारंपरिक विवाह मतलब क्या, कि माता पिता की मर्जी से शादी हुई और
बस वो उसमें जी रही है, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। तो उसमें जो दम घोटू एनवायरनमेंट होता है, जो खराब एनवायरनमेंट होता है, उसके बारे में वो बात करती है। एक जो है उनकी माय स्टोरी नाम की ऑटोबायोग्राफी है, एंटी कथा, ये मलयालम का नाम है, एंटी कथा। इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है याद रखना, ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है, माय स्टोरी। और माय स्टोरी में क्या है, हर कंट्रोवर्शियल, उनकी स्टोरी कैसी है, विवादास्पद है, कैसी है, कंट्रोवर्शियल है, ठीक है। ऑटोबायोग्राफी है मतलब आत्मकथा है। ओरिजिनली रिटन इन मलयालम, क्वेश्चन आ सकता है कि माय स्टोरी वाज ओरिजिनली रिटन इन तमिल, मलयालम, जो भी 2-3 ऑप्शंस, इंग्लिश या हिंदी या जो भी, ठीक है। तो आपको याद रखना मलयालम में लिखी गई थी। देखो आपको याद रखना इनके सारे वर्क्स जो दूसरे हैं वो मलयालम में रहेंगे। एंड लेटर ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश, बाद में इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया था। इट गेन्ड वाइड स्प्रेड अटेंशन फॉर इट्स अनप्रेसिडेंटेड फ्रैंकनेस अबाउट हर पर्सनल लाइफ। देखो पर्सनल लाइफ के बारे में इतना कभी किसी ने कुछ नहीं लिखा था, तो ये बहुत वाइड स्प्रेड हुई थी, बहुत तेज़ी से ये फैली थी, और पर्सनल लाइफ के बारे में इन्होंने बहुत ज़्यादा ओपनली इसमें लिखा था, इंक्लूडिंग हर मैरिज, उनकी शादी के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में, उनके शारीरिक संबंधों के बारे में, एंड द स्ट्रगल्स ऑफ बीइंग अ वुमन इन अ कंजर्वेटिव सोसाइटी, कि एक कंजर्वेटिव सोसाइटी में शरीर मतलब एक कंजर्वेटिव मतलब एक पारंपरिक रूढ़िवादी जो सोसाइटी है उसके अंदर एक महिला होने के क्या जिसको हम कह सकते हैं ड्रॉबैक्स हैं, महिला होने की क्या कमज़ोरियां हैं, उसके बारे में बातचीत इन्होंने की है, क्या प्रॉब्लम्स होती है उनमें। द बुक इज अ रॉ एंड इमोशनल अकाउंट ऑफ हर लाइफ, चैलेंजिंग ट्रेडिशनल नोशंस और ऑफ मोरालिटी एंड प्राइवेसी, ठीक है। कि ये बुक क्या बता रही है कि उसकी ज़िंदगी का अकाउंट पूरा कच्चा चिट्ठा खोल रही है, ज़िंदगी में क्या क्या हुआ बहुत ओपनली इन्होंने बोला है, ठीक है। और जो चैलेंजिंग जो ट्रेडिशनल नोशंस हैं, मतलब जो धारणाएं बनी हुई है सोसाइटी की, वो नैतिकता से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो, और प्राइवेसी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके बारे में सब कुछ इन्होंने बहुत बोल्ड तरीके से बताया है। इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, कन्फेशनल पोएट। कन्फेशन का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, ठीक है। कन्फेशन का मतलब होता है स्वीकार करना, जो जैसा है उसको वैसा स्वीकार करना। तो उन्होंने अपनी लाइफ को मतलब जो जो हुआ उन्होंने स्वीकार किया और उसको लिखा है। की कैरेक्टर्स तो इसमें कमला दास खुद है, क्योंकि उन्होंने खुद के ही बारे में बहुत सारा लिखा है, विथ अनफ्लिंचिंग ऑनेस्टी, बहुत ऑनेस्टली लिखा है, ठीक है। हाँ, ये सब्जेक्टिव पोएम है, एक प्रकार से पर्सनल लाइफ के बारे में लिखा है, इसलिए सारी पोएम्स ऑलमोस्ट, ज़्यादातर सारी तो नहीं कह सकते हम, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी वो जो हैं वो सब पर्सनल लाइफ के बारे में लिखी हुई है। कोई भी पोएट होता है हमेशा तो खुद के बारे में नहीं लिखता है, कुछ चीज़ें तो लिखी होंगी। देखो इनकी, देखो एक चीज़ याद रखनी है, कुछ हर पोएट के बारे में आप उनकी जो थीम्स या टॉपिक्स होते हैं वो याद रखने। हर टॉपिक, हर पोएट के एक दो तो अलग होते ही हैं, बाकी सब कॉमन होते हैं, ठीक है। सबसे बड़ी इनका जो नाम आएगा किस में आएगा, कन्फेशनलिज्म में। किस में आएगा, कन्फेशनलिज्म। उसके बाद सेक्सुअलिटी में। लव के बारे में तो सारे लोग लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लव के बारे में, प्रेम के बारे में लिखा है, स्पेशली अनफुलफिल्ड, जो पूरा नहीं हुआ। ट्रांसग्रेसिव, जो अतिक्रामी था, जो अग्रेशन वाला था, और स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक। लोनलीनेस, अकेलेपन के बारे में लिखा है। सर्च फॉर आइडेंटिटी, पहचान की तलाश के बारे में लिखा है। बॉडी एंड सोल, शरीर और आत्मा के बारे में लिखा है। विमेंस डिज़ायर, औरत की इच्छाओं के बारे में लिखा है, ठीक है। मैरिज के बारे में लिखा है, शादी के बारे में। हिपोक्रेसी मतलब पाखंड के बारे में लिखा है। पैट्रियार्कल ऑपरेशन मतलब दमन, जो पितृसत्तात्मक दमन है उसके बारे में लिखा है। और इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। एंड व्हेन यू कॉल विमेंस डिज़ायर, औरत की इच्छा है, दैट डजंट मीन that she is having some sexual desires, okay, she is having lot of desires,
उसके सजने पर उसकी तारीफ करना भी एक औरत की इच्छा है, वो सेक्सुअली रिलेटेड नहीं है, ठीक है। वो उसकी केयर करना वो भी एक फीमेल की डिज़ायर होती है, ठीक है, उसका नेचर होता है। वो सामने से किसी की केयर करे, वो भी चाहती है कि मेरी भी कोई केयर करे, इस टाइप की डिज़ायर। फीमेल डिज़ायर से आप एक ही उसमें नहीं जाना है हमें, ये सभी प्रकार की जो डिज़ायर्स हैं वो उसके बारे में उन्होंने ओपनली बात की है, ठीक है। अवार्ड्स और रिकॉग्निशंस जो हैं, अब कहीं तो बेचारे जो बहुत शर्मीले टीचर्स वगैरह होते हैं वो तो ऐसे इस टॉपिक को दबा दबा के पढ़ाते हैं कि वो लिटरेचर का एसेंस ही खो जाता है उसमें, ठीक है। लेकिन मैं लिटरेचर को ऐसे ही पढ़ाता हूँ जैसा वो है, नो फिल्टर फ्रॉम माय साइड। देखो अदर वर्क्स क्या है, एक तो है अल्फाबेट ऑफ लस्ट। लस्ट का मतलब क्या होता है, काम वासना। क्या होता है, काम वासना। कलेक्टेड पोएम्स, उसके बाद ओनली द सोल नोज हाउ टू सिंग, सिर्फ आत्मा जानती है कि गाया कैसे जाए। कितना अच्छा टाइटल रखा है, देखो, सिर्फ आत्मा जानती है कि गाया कैसे जाए, ठीक है। निर्मथलम पुथा कलाम, ऐसा कुछ मलयालम का नाम है ये, ठीक है, मलयालम का नाम है, ऑटोबायोग्राफी, ये भी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ठीक है। लेकिन ये मलयालम में लिखा हुआ है, इंग्लिश लिटरेचर का नहीं। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या है इनके बारे में, कि एक तो इनको हाँ, इनको अवार्ड्स कौन से मिले थे बताया क्या तुमको? हाँ हाँ, अवार्ड्स ये रह गए, ठीक है। अवार्ड्स देखो, एक तो इनको मिला था कौन सा, साहित्य अकेडमी अवार्ड। कितनी बड़ी चीज़ है साहित्य अकेडमी अवार्ड मिलना, ठीक है। 1985 में मिला था, हमारा जन्म भी नहीं हुआ था। फॉर हर मलयालम शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन कल्लन, ये साहित्य अकेडमी किसके लिए मिला था, मलयालम शॉर्ट स्टोरी कलेक्शन के लिए मिला था, ध्यान रखना, इंग्लिश की उसके नहीं है, कल्लन के लिए। और एशियन वर्ल्ड प्राइज मिला था उनको फॉर लिटरेचर, एशियन वर्ल्ड प्राइज फॉर लिटरेचर उनको मिला था 1985, और नॉमिनेट भी हुई थी नोबेल प्राइज इन लिटरेचर के लिए, लेकिन मिला नहीं, ठीक है। इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं इनके बारे में, वो देख लेते हैं कि एक तो किसके लिए जानी जाती है, बोल्ड और कन्फेशनल स्टाइल के लिए, टैबूज के लिए। देखो ये शब्द याद रखना, टैबू। टैबू मतलब ऐसी चीज़ें जो हमारे कल्चर में जनरली उसके बारे में बात करना वर्जित माना जाता है जनरली उसको। जैसे टैबू विषय कौन कौन से हैं, सेक्सुअलिटी जो है वो एक टैबू सब्जेक्ट है, ठीक है। हम आम जिंदगी में कहीं पे बैठकर इसके बारे में, इस विषय के बारे में बात नहीं कर सकते हैं। उसके बाद जो LGBTQ+ वाली जो विषय हैं, गे, लेस्बियंस, क्वियर, वो जो हैं ट्रांसजेंडर्स, वो भी किसी ज़माने में इसको टैबू माना जाता था, लेकिन उन लोगों ने आंदोलन चला के या उसको मुख्य धारा में शामिल होने के लिए प्रयास उन्होंने किए हैं, ठीक है। किस किस बारे में बात की, तो रिगार्डिंग फीमेल सेक्सुअलिटी एंड डिज़ायर इन इंडियन लिटरेचर, wrote extensively and powerful in both in English and Malayalam. Her conversion to Islam, conversion नहीं, conversion क्या है, conversion to Islam 1999 में इन्होंने क्या किया था, इस्लाम धर्म अपना लिया था, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इनके लिए ध्यान रखना, इस्लाम धर्म अपना लिया था। और अडॉप्शन ऑफ द नेम कमला सुरैया, इस्लाम अपनाने के बाद उनका नाम क्या पड़ गया था, कमला सुरैया। वॉज अ कंट्रोवर्शियल एंड मच डिस्कस्ड इवेंट, काफ़ी उस इवेंट के बारे में डिस्कशन हुआ था। हर पोइट्री इज़ हाईली पर्सनल, उनकी पोइट्री कैसी है, हाईली पर्सनल, छोटी मोटी पर्सनल नहीं है। इवन बेडरूम की जो इवेंट्स है वो भी इन्होंने इसमें शेयर की है, ठीक है, इतनी इसलिए हाईली पर्सनल है। इमोशनल है काफ़ी। डांस ऑफ द यूनक्स आप पढ़ना कभी पोएम, उन्होंने जो किन्नर होते हैं उनके बारे में ये पोएम लिखे, डांस ऑफ द यूनक्स, ठीक है। एंड ऑफन प्रोवोकेटिव है, उत्तेजक है। चैलेंजिंग द कन्वेंशनल इमेज ऑफ द इंडियन वीमेन, जो भारतीय महिलाओं की जो इमेज बना रखी है उसको चैलेंज कर रही है कि एक तरफ तो तुम साड़ी में बिल्कुल सभ्य सी लगती हुई स्त्री को देखते हो,
और वो स्त्री पता नहीं कितनी हजारों उसकी इच्छाएं मन में दबाकर तुम्हारे सामने खड़ी, वो तुमको पता नहीं है। इस बारे में इन्होंने उस चीज को चैलेंज किया है, मतलब एक प्रकार से फीमेल डिजायर्स को लेकर बहुत कुछ इन्होंने लिखा है। ठीक है, एक पोएम इनकी और याद रख लेना, डांस ऑफ द यूनक्स। डांस ऑफ द यूनक्स, ठीक है, ये जरूर याद रखना। हाँ, नेक्स्ट हम लिखते हैं, नेक्स्ट हम जिन पोएट की बात कर रहे हैं वो है जयंत महापात्र। लिख लिया इसको, डांस ऑफ द यूनक्स। चलिए, हाँ, नेक्स्ट जो है हमारे पोएट, उनका नाम है जयंत महापात्र। ठीक है, जयंत महापात्र। इनका ये भी एक पोएट थे। अ सिग्निफिकेंट एंड डिस्टिंक्टिव वॉइस इन कंटेम्पररी इंडियन इंग्लिश पोएट्री, नॉन फॉर इज कंटेम्पलेटिव, डिस्क्रिप्टिव एंड ऑफन मेलनकलिक स्टाइल। किसके लिए जाने जाते हैं? एक तो कंटेम्पलेटिव, मतलब जिसके बारे में सोचा जा सके, मननशील, चिंतनशील प्राणी थे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव का मतलब वर्णन बहुत अच्छा इन्होंने किया है उस बारे में। तीसरी चीज मेलनकलिक, मतलब उदासीन, उदासी भावना वाली, उस स्टाइल में इन्होंने लिखा है। ठीक है, तो उस बारे में बातचीत इन्होंने की है ज़्यादातर, उसके बारे में भी आपको देखना है। टाइम उनका था 1928 से 2023 तक। अभी अभी हाल ही में इनकी डेथ हुई है, 2 साल। हाँ, जॉन डन वाला जो बियॉन्ड फिजिकल लव वाला, वो के तो हाँ, कौन सी वाली पोएट्री कह रहे हो? जो सेपरेशन होता है वो, हाँ, सेपरेशन लिखा है, बहुत सारों ने लिखा है सेपरेशन के बारे में। ये जो पोएट्स हमें मिले उनमें से नहीं है, लेकिन बहुत सारे और भी पोएट्स हैं, उन्होंने लिखा है इस बारे में। ठीक है ना। चलिए, पहला जो इनका वर्क है वो है रिलेशनशिप। क्या है? रिलेशनशिप, ये वर्क का नाम है। वो क्या था? एक लॉन्ग पोएम थी, मेडिटेटिव, मेडिटेटिव मतलब चिंतनशील, लॉन्ग पोएम दैट वॉन हिम द साहित्य अकेडमी अवार्ड। किसके लिए मिला था? रिलेशनशिप के लिए एक साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको मिला था। बहुत लंबी पोएम थी। ठीक है, मेकिंग हिम फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएट टू रिसीव दिस ऑनर। एक पोएम के लिए तुरंत मिल जाना साहित्य अकेडमी अवार्ड, इतनी बड़ी बात है ये। ठीक है, तो दूसरी बात, द पोएम डेल्स इनटू द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन मैन, नेचर एंड द पास्ट इन ओडिशा। कि किसके बारे में बात करती है? कि एक व्यक्ति का जो रिलेशनशिप है, कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है, आदमी, प्रकृति और उड़ीसा के अंदर उसका जो पास्ट है, उसका जो भूतकाल है, उसके बारे में बात करती है। पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन द एंशिएंट डिकेइंग टेम्पल टाउन ऑफ कोणार्क। जो प्राचीन मंदिर है कोणार्क के, देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उड़ीसा के बारे में या कोणार्क के टेम्पल के बारे में सिर्फ इन्होंने लिखा है। ठीक है, आपने देखा होगा कि हर पोएट ने किसी न किसी स्पेशल चीज का जिक्र किया है, तो इनका ये है। ये डिकेइंग टेम्पल का मतलब जो पतन की तरफ जा रहे हैं, डिकेइंग, पतित जो हो रहे हैं। डिकेइंग टेम्पल टाउन ऑफ कोणार्क। ठीक है, कोणार्क जो धीरे धीरे पतन होता जा रहा था, उसके बारे में लिखा है। इट एक्सप्लोर थीम्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री की थीम्स के बारे में लिखा है, इतिहास के बारे में, मेमोरी, टाइम, मिथ मतलब रहस्य के बारे में लिखा है, एंड द ह्यूमन सर्च फॉर मीनिंग अमिडस्ट ruins and an indifferent landscape reflecting a deep philosophical engagement with his native land। देखो, उन्होंने एक व्यक्ति जो है उन पत्थरों में, उन प्राचीन चीज़ों में क्या मीनिंग सर्च करता है, उसके बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा है। ठीक है, ये थोड़े मिस्टिसिज्म वाले पोएट थे, थोड़ा रहस्य इनके अंदर था वैसे। तो इस पोएम में तो ये सारी चीज़ें इन्होंने की है। कोणार्क के मंदिरों के जो रूइंस है, खंडर हो चुके हैं,
उसके बारे में, उसका रहस्य ढूंढना, उसमें जो जो एलिमेंट्स है वो ढूंढना, उस बारे में बातचीत की गई है। रेन ऑफ राइट्स जो है नेक्स्ट, रेन ऑफ राइट्स में क्या हो रहा है कि एन अर्ली एंड सिग्निफिकेंट कलेक्शन ऑफ पोएम्स, ये शुरुआती कलेक्शन था उनका, दैट रिफ्लेक्ट्स हिज प्रोफाउंड कनेक्शन टू द लैंडस्केप, रिचुअल्स एंड कल्चरल न्यूएंसेस ऑफ ओडिशा। कि शुरुआत में कहाँ पे लिखा था, उनकी मातृभूमि जन्मभूमि के बारे में लिखा था, ठीक है। रिचुअल्स मतलब जो उनकी परंपराएं हैं, और न्यूएंसेस मतलब जो उनकी बारीकियां हैं उसके बारे में, ओडिशा की बारीकियों के बारे में लिखा था। द पोएम्स ऑफन यूज विविड नेचुरल इमेजरी एंड सटल इमोशनल टोन्स दैट टू एक्सप्लोर ह्यूमन सफरिंग। छोटी छोटी बारीकियों के साथ, इमोशनल टोन्स के साथ क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं, किस बारे में बात करते हैं, ह्यूमन सफरिंग मतलब मानव जो पीड़ित होता है उसके बारे में। द पैसेज ऑफ टाइम, समय के बारे में, एंड द वेट ऑफ हिस्ट्री ऑन द इंडिविजुअल, एक इतिहास का एक व्यक्तिगत रूप में किसी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में बातचीत इन्होंने की है रेन ऑफ राइट्स में। नेक्स्ट इनकी जो पोएम है वो है वेटिंग। वेटिंग मतलब इंतजार। फीचर्स पोएम्स कैरेक्टराइज्ड बाय क्वाइट इंट्रोस्पेक्टिव। ये कैसी पोएम है वेटिंग? इंट्रोस्पेक्टिव, आत्मनिरीक्षण के बारे में, खुद के बारे में जानना। आत्मनिरीक्षण क्या होता है? खुद के बारे में। देखो जितना ज़्यादा व्यक्ति इंट्रोस्पेक्टिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं होना है, लेकिन कुछ हद तक हमें इंट्रोस्पेक्टिव ज़रूर होना चाहिए। आत्मनिरीक्षण हमें हमारा ज़रूर करते रहना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें कई बार सिर्फ हमारी अच्छाइयाँ नज़र आती हैं, कई बार व्यक्ति खुद को इतना बुरा ही मानता चला जाता, वो भी गलत है, ठीक है। कई बार तो अच्छा ही मानता जाता है, वो तो गलत है ही है। कई बार खुद को बुरा ही, हमेशा खुद को दोषी ठहराता रहता है, मैंने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, ठीक है। तो वो भी एक प्रकार से बुराई है, इसलिए इंट्रोस्पेक्शन बीच बीच में ज़रूरी है। तो इंट्रोस्पेक्टिव पोएम है ये। कीन ऑब्जर्वेशन ऑफ एवरीडे लाइफ, जो आम जिंदगी है, रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसके बारे में अच्छा सा ऑब्जर्वेशन, अच्छा सा अवलोकन है। अ सेंस ऑफ पेशेंट एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन का मतलब अनुमान होता है, शांति से धैर्यपूर्वक जो अनुमान लगाया जाता है। और रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन का मतलब होता है त्याग, ठीक है। तो पेशेंट एंटिसिपेशन और रेजिग्नेशन मतलब त्याग, उसके बारे में बातचीत की गई है। द कलेक्शन शोकेसेस हिज मिनिमलिस्ट स्टाइल एंड एबिलिटी टू फाइंड प्रोफाउंडिटी इन द सीमिंगली ऑर्डिनरी, एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ लोनलीनेस, मेमोरी एंड द ह्यूमन कंडीशन, ठीक है। कि उन्होंने बड़ी गहराई से जो सामान्य जो चीज़ें बताई जाती हैं, या फिर लोनलीनेस जो अकेलापन है, यादें हैं, और मनुष्य की, मानव की जो स्थिति है उसके बारे में बातचीत की है। इतना सारा कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, नाम टाइटल आपको याद रखना है इसमें, ठीक है। इनकी थीम्स क्या हैं? एक तो खास जो ज़्यादातर इन्होंने लिखा है वो किसके बारे में? लैंडस्केप ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के जो भूमि है उसके बारे में लिखा है। हिस्ट्री के बारे में लिखा है, मेमोरी, स्पिरिचुअलिटी, ह्यूमन कंडीशन, डाउट, लॉस, द पास्ट, नेचर, एग्जिस्टेंशियलिज्म, रिचुअल्स, साइलेंस, इसके बारे में तो कई पोइट्स ने लिखा है। मेन जो है वो लैंडस्केप ऑफ उड़ीसा, ये ध्यान रखना। अवार्ड्स कौन कौन से मिले? पहला तो मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड, किसके लिए? रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। और फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोइट थे टू रिसीव दिस अवार्ड, ठीक है। ये फर्स्ट इंग्लिश पोइट थे साहित्य अकेडमी प्राप्त करने वाले। और लेकिन आई वुड लाइक टू रीचेक दिस फैक्ट, अभी इस फैक्ट को आप छोड़ दें, सही है? अच्छा, ओके, ठीक है। तो ये फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोइट है जिनको ये अवार्ड मिला था। नेक्स्ट जो चीज़ है, पद्मश्री इनको मिला था 2009 में, किसके लिए? और जिन्होंने उन्होंने रिटर्न कर लिया था, ठीक है। क्यों किया था? 2015 प्रोटेस्टिंग राइजिंग इंटॉलरेंस एंड कम्युनलिज्म इन इंडिया, कि जो सांप्रदायिक चीज़ें हो रहे, दंगे वगैरह जो हो रहे भारत में, उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने 2015 में पद्मश्री जैसा अवार्ड लौटा दिया था सरकार को, ठीक है। ये एक फेमस फैक्ट है, याद रखना,
ठीक है, कि इन्होंने पद्मश्री लौटा दिया था, मिला तो बहुत सौ को था लेकिन इन्होंने लौटा दिया था, तो ये याद रखना। इनके कुछ वर्क्स हैं वो याद में रखने हैं आपको, जिसमें से क्लोज द स्काई 10x10, स्वयंवरा एंड अदर पोएम्स, द फॉल्स स्टार्ट, अ फादर्स आवर्स, लाइफ साइंस, बर्डन ऑफ वेव्स एंड फ्रूट, शैडो स्पेस, शैडो स्पेस, द ग्रीन गार्डनर। ये इनके कुछ वर्क्स हैं इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ें वो फर्स्ट इंडियन इंग्लिश पोएट थे जिनको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था, नॉन फॉर इज डीप कनेक्शन टू लैंडस्केप एंड कल्चर ऑफ ओडिशा, और इनको ये भी कहा जाता है पोएट ऑफ ओडिशा, उड़ीसा का कवि ऐसा भी कहा जाता है, वो भी आप याद रखना। ठीक है, और देखो सारे पोएम को रीजन वाइज याद रखना तो आपको आसानी रहेगी। हिज पोइट्री इज ऑफन फिलोसॉफिकल, पोइट्री कैसी है, फिलोसॉफिकल है, मेडिटेटिव है, चिंतनशील है, ये याद रखना, फिलोसॉफिकल और मेडिटेटिव। ठीक है, उसके बाद विजुअली भी रिच है काफ़ी, कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्वाइट इंटेंसिटी एंड यूनिक रिदम, और जो उनका डिसीजन जो था पद्मश्री लौटाने का वो एक सिग्निफिकेंट पब्लिक इवेंट है, स्टेटमेंट फॉर हिज मॉरल स्टैंस, नैतिकता के हिसाब से कितना बड़ा स्टैंड होता है कि सिर्फ इस वजह से कि दंगे हो रहे हैं इतने सारे, कम्युनल वायलेंस हो रही है, इस वजह से उन्होंने ये पद्मश्री जैसा अवार्ड जो है वो लौटा दिया था सरकार को। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट हम देखते हैं अमिताव घोष। ठीक है, अमिताव घोष, और अमिताव घोष जो थे वो एक नॉवलिस्ट थे और एक एसेइस्ट थे, एक तो उपन्यासकार थे और एक निबंधकार थे। रिनोन फॉर हिज इंट्रिकेटली रिसर्च हिस्टोरिकल फिक्शन, किसके लिए फेमस थे ये, हिस्टोरिकल फिक्शंस के लिए। ठीक है, हिस्टोरिकल फिक्शन मतलब ऐतिहासिक जो फिक्शनल वर्क्स उन्होंने जो लिखे हैं उसके लिए, ऑफन डीलिंग विथ थीम्स ऑफ माइग्रेशन, देखो ये अलग थीम है उनकी, माइग्रेशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, प्रवास। ठीक है, माइग्रेट करना। ठीक है, कॉलोनियलिज्म जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, उपनिवेशिकवाद, वो। ठीक है, उपनिवेशिकवाद, क्रॉस कल्चरल एनकाउंटर्स। ठीक है, कि आपस में जो संस्कृतियों का मिलन होता है और उसके एनकाउंटर्स होते हैं, उनकी लड़ाई झगड़े, उसके बारे में। एंड इंक्रीजिंगली एनवायरमेंटल इश्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अभी तक हमने देखा है एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में किसी भी पोएट ने इश्यूज के बारे में बात नहीं की है, नेचर के बारे में ज़रूर बात की है, एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में किसी ने भी बात नहीं की है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, और इनका दूसरा कुछ याद रखो ना रखो, शैडो लाइंस ज़रूर याद रखना। ठीक है, अमिताव घोष का टाइम पीरियड, बहुत खुशी की बात है कि आज भी हमारे बीच में है मौजूद, 1956 टू प्रेजेंट ये है, मतलब अभी भी जिंदा है हमारे बीच में। ठीक है, मेजर लिटरेरी वर्क्स कौन कौन से, एक तो इनके है शैडो लाइंस, द शैडो लाइंस। ये क्या है, दिस कॉम्प्लेक्स एंड रिचली टेक्सचर्ड नॉवल। ये क्या है, शैडो लाइंस क्या है, एक नॉवल है, किस बारे में बात कर रहा है, थीम्स ऑफ मेमोरी, हिस्ट्री, आइडेंटिटी एंड द आर्बिट्रेरी नेचर ऑफ नेशनल बॉर्डर्स थ्रू द इंटरवोवन नैरेटिव्स ऑफ टू फैमिलीज। ठीक है, इसमें किसकी बात की है कि बॉर्डर के ऊपर दो फैमिलीज रहती हैं अलग अलग देशों की, उनके अंदर जो संबंध है आपस में, जो रिलेशनशिप्स है उसके बारे में, वन इंडियन एंड वन इंग्लिश। ठीक है, एक तो इंडियन फैमिली है, एक इंग्लिश फैमिली है, अक्रॉस सेवरल जनरेशंस, सेट इन कैलकाटा एंड ढाका एंड लंदन, द स्टोरी रिकंस्ट्रक्ट्स
फ्रेगमेंटेड, देखो ये फ्रेगमेंटेड, एक तो कौन था उसमें ब्रिटिश इंग्लिश लिटरेचर में फ्रेगमेंट्स में लिखने वाला, एक फ्रेगमेंटेड पोएम में कौन सी है, कुबला खान। किसने लिखी है, याद रखना पड़ेगा। किसने लिखी है, एस.टी. कॉलरिज ने। ये भी एक फ्रेगमेंटेड नॉवल है। मतलब फ्रेगमेंटेड नॉवल तो क्या, फ्रेगमेंटेड मेमोरीज, इसमें मेमोरीज एंड फैमिली हिस्ट्रीज टू एग्जामिन द वायलेंस ऑफ पार्टीशन एंड कम्युनल राइट्स। कि देखो वायलेंस ऑफ पार्टीशन का मतलब क्या होता है कि जो बंटवारा हुआ, बंटवारा इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, या जो ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है, तो बांग्लादेश और इंडिया का भी जब बंटवारा हो तो जो कम्युनल राइट्स हुए, जो सांप्रदायिक हिंसाएं हुई, दंगे हुए, उसके बारे में हाईलाइटिंग हाउ पर्सनल लाइव्स आर शेप्ड बाय जियोपॉलिटिकल इवेंट्स एंड द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ सीमिंगली डिस्पेरेट लाइव्स। देखो ये जो आपसी देशों के जो झगड़े होते हैं, जो आपस में देश अलग होते हैं, उसमें पर्सनल लाइफ्स कितनी प्रभावित होती है, ये इसकी मेन थीम है इस पूरे नॉवल का, कि आपसी झगड़ों में पर्सनल लाइफ्स कितनी प्रभावित होती हैं। कि कल तक तो हम इंडिया पाकिस्तान एक थे, आज हमने बंटवारा किया तो आधे लोग इधर हो गए, आधे लोग इधर हो गए। आज भी हम देखते हैं इंडिया और पाकिस्तान के आपस में बीच में रिलेशनशिप्स हैं, मतलब लोगों के रिलेशनशिप्स हैं, दोनों देशों के हो नहीं हो, लेकिन लोगों के रिश्ते वहाँ पे हैं और उनके रिश्ते यहाँ पे हैं। खासकर पंजाब वाला जो पार्ट है, जो उधर बॉर्डर वाले जो जो राज्य है या जो ज़िले हैं, उनके तो काफ़ी संबंध है वहाँ पे पाकिस्तान वगैरह से, ठीक है। तो एक ये भी पर्सपेक्टिव हो सकता है उनकी ज़िंदगी कितनी प्रभावित हुई है इन सारी चीज़ों से, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं। इसमें की कैरेक्टर देखो, इसका एक अननेम्ड यंग मैन है, मतलब उस लड़के का नाम भी नहीं बताया अभी तक। एन अननेम्ड यंग बॉय, लेटर मैन, बाद में आदमी बड़ा हो जाता है वो, हु पीसेस टुगेदर फैमिली स्टोरीज एंड मेमोरीज, ठीक है। एक लड़के की कहानी है। उसके बाद थामा, थामा जो है द नरेटर्स ग्रैंड मदर, जो कहानी सुनाता है इसमें। देखो अब तुम जो उस दिन कह रहे थे नरेटर और ऑथर एक ही होता है क्या, यहाँ पे आप देख रहे हो कि ऑथर कौन है, अमिताभ घोष। नरेटर कौन है, नरेटर दूसरा कोई है, जो ये यंग बॉय है वो हो सकता है, और उसकी ये ग्रैंड मदर है। ये जो थम्मा है जो है वो इसकी नरेटर की ग्रैंड मदर है, मतलब कहानी सुनाने वाले की ग्रैंड मदर है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि राइटर और नरेटर दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। नरेटर मतलब कहानी सुनाने वाला उस नॉवल में, राइटर मतलब कहानी लिखने वाला, नॉवलिस्ट मतलब उपन्यास लिखने वाला। हाँ, तो हुज लाइफ इज डीपली इम्पैक्टेड बाय पार्टीशन, कि थामा की लाइफ जो है वो कितनी इम्पैक्ट हुई, कितनी प्रभावित हुई है पार्टीशन के बाद, मतलब क्या बोलते, बंटवारे के बाद, दो देशों के बंटवारे के बाद। ट्रिडिप कौन है, ट्रिडिप जो है वो नरेटर का एनिग्मेटिक अंकल है, उसका एक रहस्यमय, एनिग्मेटिक मतलब रहस्यमयी अंकल है। हुज स्टोरीज एंड एक्सपीरियंसेस प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस हिम, जिसकी कहानियाँ उसको बहुत प्रभावित करती है। ये ग्लास पैलेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट जो हमारा वर्क है द ग्लास पैलेस, कांच का महल। ये क्या होती है, एक बहुत बड़ी कहानी है, स्प्रॉलिंग मल्टी जनरेशनल सागा। सागा का मतलब कहानी ही होता है, एक प्रकार से गाथा जिसको हम कहते हैं, वो भी कहानी होती है। स्पैनिंग ओवर अ सेंचुरी एंड सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हिस्टोरिकल इवेंट्स इन बर्मा, मलाया एंड इंडिया। ये तीन जगहों की ये बात इसमें की गई है, और सेंचुरी तक इसकी टाइम सेटिंग जो है वो एक सेंचुरी तक चलती रहती है, मतलब बहुत लंबी टाइमलाइन को ये कवर करती है। द नॉवल बिगिंस विद द एग्जाइल ऑफ द बर्मीज रॉयल फैमिली बाय द ब्रिटिश एंड फॉलोज द इंटरवीन फेट्स ऑफ several characters including an Indian orphan who rises to become a timber magnate। देखो इसमें क्या होता है कि
इसमें क्या होता है कि बर्मा का जो रॉयल फैमिली होती है उसको ब्रिटिश जो होती है वो निकाल देती है वहाँ से, एग्जाइल हो जाता है उसका वहाँ से, ठीक है। और वो अपने अपने फेट्स में मतलब भाग्य के कारण अलग हो जाते हैं, गरीब हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक और बात कही गई है कि एक इंडियन ऑर्फेन जो होता है वो क्या बनता है, एक टिम्बर मैग्नेट बनता है, मतलब बहुत अच्छा बड़ा व्यापारी बनता है। टिम्बर मतलब लकड़ी का, लकड़ी से जो काम, लकड़ी वाला जो काम होता है, टिम्बर्स। इट इंट्रिकेटली डिपिक्ट्स द इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, ठीक है। जो औपनिवेशिकवाद है उसका प्रभाव, वॉर मतलब युद्ध, डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन, उसके बारे में बातचीत करता है। इंडिविजुअल लाइव्स एंड कम्युनिटीज़, आपसी बातों के बारे में बातचीत करता है, आपसी ज़िंदगियों के बारे में बातचीत करता है, ठीक है। इसमें कौन कौन है, नाम याद रखना इनके। एक तो है राजकुमार। राजकुमार कौन है, एक अनाथ लड़का है, इंडियन लड़का है, जो क्या बनता है, टिम्बर मतलब लकड़ी का व्यापारी बनता है। कहाँ पे बनता है, बर्मा में, ठीक है। बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देता है उसका। डॉली कौन है, डॉली जो है एक यंग बर्मीज प्रिंसेस है, प्रिंसेस मतलब राजकुमारी है, टेकन इनटू एग्जाइल विथ द रॉयल फैमिली, उसको वहाँ से निकल जाना पड़ता है। डॉली जो एक राजकुमारी है जिसका निष्कासन हो गया है, क्यों, क्योंकि ब्रिटिश जो एम्पायर है उसमें उन्होंने क्या कर दिया है कि उनको बर्मीज जो प्रिंसेस है वो वहाँ से उनको एग्जाइल कर दिया गया। नेक्स्ट जो है साया जॉन। साया जॉन क्या है, एक बर्मीज आर्टिस्ट है, बर्मा का आर्टिस्ट है, और राजकुमार का मेंटर है, मतलब उसका गुरु है, ठीक है, जो उसको सिखाता है चीज़ों के बारे में। और एक ये भी सारे इम्पॉर्टेंट है, द एबिस ट्रिलॉजी। देखो ट्रिलॉजी का मतलब 3 इसमें नॉवेल्स लिखे हुए हैं, 3 चीज़ें इसमें लिखी हुई है। और ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, याद रखना, द एबिस ट्रिलॉजी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, द एबिस ट्रिलॉजी। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं, एक तो सी ऑफ पॉपीज, रिवर ऑफ स्मोक और फ्लड ऑफ फायर। ये एक प्रकार का क्या है, एपिक है। एपिक हिस्टोरिकल फिक्शन है, ये हिस्टोरिकल फिक्शन है, मतलब इतिहास को लेते हुए इन्होंने एक बड़ा सा नॉवल लिखा है, ठीक है नॉवल ही, लेकिन 3 भागों में ट्रिलॉजी, सेट इन द 19th सेंचुरी, फोकसिंग ऑन द बिल्ड अप टू एंड द इवेंट्स ऑफ द ओपियम वॉर्स बिटवीन ब्रिटेन एंड चाइना। ब्रिटेन और चाइना के बीच में अफीम का जो वॉर होता है उसके बारे में है। द नरेटिव फॉलोज अ डाइवर्स कास्ट ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वेरियस बैकग्राउंड्स। इसमें अलग अलग कैरेक्टर्स हैं, बहुत सारे बैकग्राउंड से, जैसे इंडियन इंडेंट्यूर्ड जो है, मतलब एक प्रकार से लेबर्स हैं, कुछ किसी चीज़ खास काम, अब ये गिरमिटिया तो क्या होता है पता नहीं, लेकिन एक प्रकार के लेबर्स हैं। अपियम ट्रेडर्स मतलब अफीम को जो व्यापार करने वाले, सेलर्स मतलब नाविक हैं, कॉलोनियल ऑफिशल्स हैं जो उनके ऑफिसर्स लगे थे ब्रिटिश के, वो हैं जिनकी लाइफ कन्वर्ज अब्रॉड शिप ऑन द अब्रॉड शिप इबिस नाम के एक जहाज पर ये सारे लोग मिलते हैं। द ट्रिलॉजी मेटिकुलसली एक्सप्लोर द थीम्स ऑफ फोर्स्ड माइग्रेशन, जबरदस्ती जो लोगों को निकाला जाता उसकी थीम पर ये बात करती है। कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, जो उपनिवेशिकवाद का जो शोषण है उसके बारे में बात करती है। ग्लोबल फ्लो ऑफ गुड्स एंड पीपल, जो सामान और लोगों के बारे में बात करती है। कल्चरल एक्सचेंज, आपसी संस्कृतियों का जो आदान प्रदान होता है उसके बारे में बात करती है। द डिवेस्टेटिंग इम्पैक्ट ऑफ द ओपियम ट्रेड, जो विनाशकारी जो असर पड़ता है जो अफीम के सौदे का, उसके बारे में बातचीत करती है। इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन से हैं वो याद रख लेना, पूछे तो पूछ भी ले, कोई भरोसा नहीं इसका। देखो अमिताभ घोष के 4-5 वर्क्स हैं, वो सारे इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कैरेक्टर्स कौन कौन से हैं, एक तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ खास। दीप्ति कौन है, अ पॉपी कल्टिवेटर्स विडो,
और पॉपी कल्टीवेटर्स विडो हु बिकम्स एन इंडेंचर्ड लेबरर। एक जो अफीम के डोडे जो उगाते ना, उसकी विधवा थी ये, लेकिन बाद में लेबर बन जाती है, दीप्ति। ठीक है। नील हेल्डर कौन है? याद रखना, ये आ सकता है वैसा है कैरेक्टर, नाम थोड़ा अजीब है इसलिए। नील हेल्डर एक बैंकरप्ट राजा फोर्स्ड इनटू इंडेंचर। ठीक है, एक दिवालिया राजा है मतलब। ठीक है, जो इंडेंचर में लग जाता है। और ये पॉलेट लैम्बार्ट, ये कौन है? अ फ्रेंच ऑर्फेन डिस्गाइज्ड एज एन इंडियन। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है ट्रेवलिंग टू चाइना। कि पॉलेट लैम्बर्ट कौन है? कि एक फ्रेंच लड़का है जो अनाथ है, लेकिन वो एक इंडियन की तरह रूप धारण किए हुए है। ठीक है, तो उसके बारे में ये कहानी है जो चाइना की तरफ बढ़ रहा है। अब ये कहानियाँ अपनी रेंज से थोड़ी बाहर की, अपन ने कभी पढ़ी नहीं है। एक बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करता है। मैंने पहले ही बताया था, एनवायरमेंट क्लाइमेट चेंज के बारे में सिर्फ एक पोएट ने बात की है। ठीक है, वो है अमिताभ घोष। तो इनको ज़रूर याद रखना, द ग्रेट डिरेंजमेंट। ठीक है, और वो किसके बारे में? क्लाइमेट चेंज एंड द अनथिंकेबल। अनथिंकेबल मतलब जिसके बारे में सोचा नहीं जा सके। क्लाइमेट चेंज का मतलब जलवायु परिवर्तन। क्या होता है? जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन, ये याद रखना। हाँ, ये क्या है? एक नॉन फिक्शन वर्क है। नॉन फिक्शन मतलब फैक्ट बेस्ड वर्क है, उसमें कोई कल्पना या कोई कहानी या ऐसा कुछ नहीं है, फैक्ट बेस्ड है। Where Ghosh argues that contemporary literary fiction has largely failed to adequately address the climate crisis। देखो, इन्होंने एक प्रकार से निंदा की है, कि राइटर्स की निंदा भी की एक प्रकार से, कि आपने इतना इतना लिखा, लेकिन किसी ने भी जो जलवायु का जो परिवर्तन हो रहा है, जिसको हम कहते हैं मौसम बंजारे होने लगे हैं, कि मौसम क्या हो रहे हैं आजकल, सर्दियों में गर्मी पड़ रही है, सर्दी का कोई ठिकाना नहीं है। उसके बाद जो हमारी चीज़ें जो दूसरी हैं, बारिश का मौसम है तो लेट हो रहा है, मतलब कोई भी चीज़ है जो टाइम पे नहीं हो रही है, तो उसके बारे में क्लाइमेट चेंजेस के कारण हो रहा है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि इस टॉपिक को किसी ने एड्रेस नहीं किया, किसी ने संबोधित नहीं किया इस टॉपिक को। ठीक है, ही एग्जामिन्स व्हाई दिस डीरेंजमेंट एग्जिस्ट, ऐसा होता क्यों है। सजेस्ट दैट द कन्वेंशनल फॉर्म्स ऑफ द नॉवल आर इल suited to capture the scale and strangeness of climate change and calls for a reimagining of storytelling to confront this global emergency। इस global emergency एक प्रकार से, लेकिन इसके बारे में कोई बात करने को तैयार नहीं है। ठीक है, कोई भी नॉवल इसके बारे में बात नहीं कर रहा है। एक्चुअली क्या होता है, लोगों को अगर बिसाइड्स स्टडीज़ अगर देख लें, पढ़ाई के अलावा लोग सिर्फ एंटरटेनमेंट वाली चीज़ें पसंद करते हैं। ठीक है ना, अगर आप किसी के सिलेबस में हो तो वो नॉवल पढ़ेगा ऐसा, वरना ये चीज़ें बोरिंग होती है ना, क्यों पढ़ेगा कोई भी। इसलिए लोग हिम्मत करते नहीं ऐसी चीज़ों के बारे में लिखने की। ठीक है, लोगों को क्या चाहिए होता है? एंटरटेनमेंट। थीम्स या टॉपिक्स किन बारे में बात की है? एक तो हिस्ट्री, कॉलोनियलिज्म, ये तो सबने की है। एक ये याद रखना, माइग्रेशन के बारे में। मेन क्या है? एक तो माइग्रेशन, उसके बाद बॉर्डर्स के बारे में भी इन्होंने बात की है। ठीक है, बॉर्डर्स, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ एनवायरमेंटलिज्म, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात की है, ग्लोबलाइजेशन के बारे में। इनकी पूरी थीम ही अलग है, यूँ समझ लेना। अमिताभ घोष बिल्कुल अलग हट के लिखा है सबसे। ठीक है, इंटरकनेक्शंस मतलब आपस के संबंध, मेमोरी, ओरिएंटलिज्म, वॉर सबऑल्टर्न स्टडीज़, इसके बारे में बातचीत इन्होंने की है। देखो, इनको भी मिला है साहित्य अकेडमी अवार्ड। साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है इनको। कब मिला था? 1989 में। किसके लिए मिला था? शैडो लाइन्स के लिए। किसके लिए मिला था? शैडो लाइन्स। पद्मश्री मिला था, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। देखो ये अलग है थोड़ा, ज्ञानपीठ अवार्ड। ठीक है,
ये ज्ञानपीठ, ज्ञान कहते हैं उसको, इसलिए ऐसी स्पेलिंग है, ठीक है, ज्ञानपीठ अवार्ड है। उसके बाद फर्स्ट इंडियन इंग्लिश राइटर टू रिसीव इट, ये ज्ञानपीठ अवार्ड पहले इंडियन राइटर थे जिन्होंने ये अवार्ड प्राप्त किया था, अमिताभ घोष। ऑल्सो शॉर्टलिस्टेड फॉर द बुकर्स प्राइज मल्टीपल टाइम्स, इनके कई सारे, खास कर ये सी ऑफ पॉपीज जो है बुकर्स प्राइज के लिए नॉमिनेट हुआ है। रिकॉर्डिंग चल रही है सही से? हाँ, बुकर्स प्राइज के लिए भी नॉमिनेट इनका हुआ है, ठीक है। तो ये अमिताभ घोष जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट राइटर हैं, आप इनका ध्यान विशेष रखना और सारे वर्क्स इनके ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। इनके कुछ वर्क्स हैं और भी, द सर्किल ऑफ रीजन एंड एंटीक लैंड, ये एक नॉन फिक्शन ट्रैवलॉग है। ट्रैवलॉग का मतलब क्या होता है? यात्रा वृत्तांत। ट्रैवलॉग में क्या होता है? यात्रा के बारे में व्यक्ति बताता है, उसको हम क्या कहते हैं? ट्रैवलॉग कहते हैं। उसके बाद कैलकाटा क्रोमोसोम, द नटमैग्स कर्स, पैरेबल्स टू फॉर अ प्लेनेट इन क्राइसिस, स्मोक एंड एशेज, ठीक है। और ये जो है, ये सारे इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, वो याद रखना। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिए, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था। दूसरा, हिस्टोरिकल रिसर्च काफ़ी डिटेल में इन्होंने किया है। ग्रैंड नैरेटिव स्वीप इंक्रीजिंगली फोकसिंग एनवायरमेंटल इश्यूज, जलवायु के मुद्दों पे बात की है और क्लाइमेट चेंजेस पे बात की है, ठीक है। तो इको क्रिटिसिज्म के एक लीडिंग वॉइस है, ये फैक्ट आप ज़रूर याद रखना। बिकमिंग अ लीडिंग वॉइस इन इको क्रिटिसिज्म। देखो आजकल क्या है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है फिर वो कि वन ऑफ दीज पोएट्स इज अ लीडिंग वॉइस ऑफ इको क्रिटिसिज्म, ठीक है। तो उस समय आपको इनका नाम याद आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप ज़रूर याद रखना, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट हम बात करते हैं मंजू कपूर की, ठीक है, मंजू कपूर की। मंजू कपूर जो है, इनका पूरा नाम तो ठीक है, मंजू कपूर, ये नॉवेलिस्ट हैं। उनका भी जो लिखना है इंसाइटफुल, मतलब गहन, एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइफ्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ अर्बन इंडियन वुमन, जो शहरी भारतीय महिला हैं उनके बारे में इन्होंने लिखा है, और सोशल चेंज के बारे में, सामाजिक बदलाव के बारे में लिखा है, ठीक है। इतना खास तो इनका नहीं है, लेकिन कुछ जो है वो याद रखना, ठीक है। एक है डिस्क्रिप्शन, इनका नॉवल है डिस्क्रिप्शन, ये एक डेब्यू नॉवल है, इनका पहला नॉवल है, सेट इन प्री पार्टीशन इंडिया, जब इंडिया और पाकिस्तान का अलगाव नहीं हुआ था, बंटवारा नहीं हुआ था, तब की सेटिंग है इसकी। खासकर कहाँ की? अमृतसर की, अमृतसर के बारे में है। और क्या है इसकी कहानी कि टेल्स द स्टोरी ऑफ वीरमती, अ यंग वुमन who defies societal norms and her conservative family's expectations to pursue higher education and unconventional relationship with her married professor. The narrative explores her struggle for intellectual and personal freedom against the backdrop of a changing India and the emotional complexities of her choices, particularly focusing on the difficult choices women had to make for self realization, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है कि एक वीरमती नाम की एक वुमन है जो शहर में रहती है और जो लड़ाई लड़ती है किससे? सोसाइटल नॉर्म्स से, जो सोसाइटी की जो नियम बने हुए हैं उससे लड़ाई लड़ती है, उनके नियमों की अवज्ञा करती है और खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए कुछ करना चाहती है, उसके रिलेशनशिप के लिए कुछ करना चाहती है। कॉमन सी थीम है, सब में ज़्यादातर में ये रही है, कोई खास बात नहीं है। कैरेक्टर्स कौन कौन से इसके? एक तो है वीरमती जो प्रोटैगनिस्ट है इसकी, और एक डिटरमाइंड मतलब दृढ़ निश्चय वाली महिला है, स्ट्रगलिंग बिटवीन ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, परंपरा को अपनाए या नएपन को, मॉडर्निटी को अपनाए, उसमें फंसी पड़ी है। प्रोफेसर हरीश कौन है? वो उसका
मैरिड प्रोफेसर एंड लवर, ठीक है, एक मैरिड प्रोफेसर है और उसका लवर भी वो है। और काशी कौन है? काशी जो है वीरमती की मदर है, माँ है उसकी। नेक्स्ट जो हम देखते हैं वो है मैरिड वुमन। मैरिड वुमन है वो क्या है? द नॉवल सेंटर्स ऑन आस्था, अ सीमिंगली content middle class Delhi woman who brings to question the conventionally and emptiness of her marriage and daily life amidst the rising communal tensions in India in the early 90s and leading to the Babri Masjid demolition. Astha finds emotional and intellectual solace in an unconventional relationship with a younger politically engaged woman exploring themes of female desire, self-discovery and the complexities of identity beyond societal roles। ठीक है, अब ये इसमें क्या है कि आस्था नाम की एक लड़की है, ठीक है, एक औरत है जो काफ़ी संतुष्ट है, कंटेंट है, मतलब संतुष्ट है, मिडिल क्लास वुमन है, दिल्ली की वुमन है, ठीक है। वो क्वेश्चन करने लगती है इस रूढ़िवादिता पे, उसकी ज़िंदगी में जो खालीपन है उस पर। और दूसरी बात, इसमें जो टेंशन्स उसकी इंक्रीज़ हो रही है क्योंकि दिल्ली में रहती थी और बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन हुआ था, बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था, ठीक है। तो उसके रिलेटेड भी कुछ इश्यूज़ हैं। उसका इंटेलेक्चुअल और इमोशनल सपोर्ट जो है वो अनकन्वेंशनल रिलेशनशिप में चाहती है जो एक उससे छोटा होता है, ठीक है। जो जनरली क्या होता है कि लड़का बड़ा होता है, लड़की छोटी होती है रिलेशनशिप में, ठीक है। लेकिन अनकन्वेंशनल क्यों? एक यंगर है उससे, जो पॉलिटिकली इमेज्ड वुमन एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ फीमेल डिजायर, सेल्फ डिस्कवरी एंड द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ आइडेंटिटी बियॉन्ड सोसाइटल रूल्स। आस्था कौन है इसमें? प्रोटैगनिस्ट है, एक वुमन है, उसकी खुद की ज़िंदगी के बारे में सवाल जवाब कर रही है। मोहन कौन है? आस्था का हस्बैंड है, ठीक है, आस्था का हस्बैंड है। और पिपलिका खान, द वुमन आस्था फॉल्स फॉर, इसमें वो किसके लिए मर रही है? एक औरत से प्यार करने लग जाती, दूसरी लड़की से प्यार करने लग जाती है, ठीक है। वो उससे छोटी है और उससे प्रेम में पड़ जाती है जिसका नाम है पिपलिका खान, ठीक है। होम जो है वो क्या है? अगला इनका वर्क है होम। होम में क्या बताया गया है? मल्टी जनरेशनल सागा, मतलब कई जनरेशन की कहानियां इसमें बताई गई हैं। delves deep into the complexities of a large traditional Delhi business family. The novel explores the intricate relationships with rivalries and unspoken tensions, particularly focusing on the two brothers and their wives. It examines how individual desires and aspirations often clash with family obligations and the enduring power of the family, ठीक है। यूनिट इन अर्बन इंडिया, अब एक शहर की कहानी है, एक मल्टी जनरेशनल सागा है, मतलब कई पीढ़ियों की बात इसमें की गई है। एक बड़ी सी फैमिली की बात है, ट्रेडिशनल दिल्ली की एक बिजनेस फैमिली है, ठीक है। जो इसमें क्या बात की गई है? रिलेशनशिप्स की, आपसी प्रतिद्वंदिता है, राइवलरीज की, उसकी बात की गई है। कुछ अनस्पोकन मतलब अनकही टेंशन्स, उलझन है, उसकी बात की गई है। और दो ब्रदर्स हैं और उनकी दोनों की पत्नियां हैं, उसके बारे में बातचीत की गई है। और कैसे व्यक्ति की अलग अलग जो डिज़ायर्स हैं, इच्छाएं जो हैं, आकांक्षाएं जो हैं, वो आपस में फैमिली से आपस में टकराव होता है, जिम्मेदारियां आती हैं, इन कॉमन जो चीज़ें होती हैं घरों में, उसके बारे में बातचीत इसमें की गई है, ठीक है। और इसमें हम देखते हैं कि इनके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, लास्ट पॉइंट है आज की, हम इसको इतना ही पढ़ेंगे। फेमिनिज्म की बात की गई है, विमेंस इमेंसिपेशन की बात की गई है, मैरिज एजुकेशन की, मैरिज और एजुकेशन, फैमिली डायनेमिक्स, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस, पार्टीशन, आइडेंटिटी, अर्बन लाइफ, सेल्फ डिस्कवरी, सेक्सुअल अवेकनिंग, ट्रेडिशन वर्सेस मॉडर्निटी। मतलब इनकी सारी थीम्स वैसी हैं जो बहुत कॉमन है, कोई पर्टिकुलर कोई खास ऐसी नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, फैमिली डायनेमिक्स का, परिवार के आपसी संबंधों के बारे में बातचीत की गई है, इनकी मेन थीम ये मान सकते हैं आप, ठीक है। थोड़ी अलग है जो, बाकी तो यही है।
इनको एक अवार्ड मिला था कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज फॉर बेस्ट फर्स्ट बुक। ठीक है, ये शायद यूरेशिया इस अवार्ड का नाम है, नहीं, कॉमनवेल्थ राइटर्स प्राइज फॉर बेस्ट फर्स्ट बुक फॉर डिफिकल्ट डॉटर्स। किसके लिए मिला था अवार्ड? डिफिकल्ट डॉटर्स। ठीक है, और अदर इनके जो वर्क्स हैं वो है कस्टडी, कनेक्टिंग और द इमिग्रेंट, ये 3 इनके वर्क्स हैं। और जो दूसरी चीज़ है मिडिल क्लास इंडियन वुमन थी, सेल्फ एक्सप्रेशन की के लिए स्ट्रगल करती हैं, कोई खास बात नहीं इसमें। ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस एंड मॉडर्न एस्पिरेशंस फेस्ड बाय वुमेन इन इंडिया, ठीक है, सबने इसके बारे में लिखा है। हाँ, ये देख लेना, डिफिकल्ट डॉटर्स इज फ्रिक्वेंटली स्टडी टेक्स्ट फॉर इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ फीमेल एजेंसी इन सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, तो इस ये डिफिकल्ट डॉटर्स जो है वो वर्क इनका खास करके आप याद रखना। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे। वी शैल बी talking about the next poets or the writers tomorrow. Please stop the recording.